अनुवाद, इस विषय पर केंद्रित इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिवादन है। आज हम चर्चा करेंगे कार्यालयी अनुवाद पर। कार्यालयी भाषा, उसकी सामग्री और उसके अनुवाद की आवश्यकता, प्रासंगिकता, उसकी प्रक्रिया आदि विषयों पर। हम जानते हैं कि अनुवाद एक महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। आज के समय में केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अनुवाद ने अपनी उपादेयता को रेखांकित किया है, अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। विकास की दृष्टि से, अद्यतन, अधुनातन, ज्ञानार्जन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, कलात्मक अभिव्यक्तियों को उद्घाटित करने की दृष्टि से और समाज तथा संस्कृति के तमाम पक्षों को उजागर करने की दृष्टि से अनुवाद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध की है। यही कारण है कि हमारे संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के लिए किए गए प्रावधान इस बात का प्रमाण है कि अनुवाद को हमने अत्यधिक महत्व दिया और यह अपेक्षा आशा की कि शासन प्रशासन में, कार्यालयी व्यवस्था में और प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करने वाले तमाम कार्यालयों में, चाहे वो वित्त का हो, वाणिज्य का हो, बैंक का हो, बीमा का हो, मंत्रालयों का हो, संसदीय हो, या इसी प्रकार विधायिकाओं का हो, नगर निगम आदि से जुड़ा हुआ हो, जहाँ कहीं भी शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में हो, जहाँ कहीं भी कार्यालय होता है, कार्यों के निष्पादन की एक व्यवस्था होती है। अधिकारी, कर्मचारी किसी एक भाषा या दो भाषा के माध्यम से कार्यों के निष्पादन में समर्पित होते हैं। वहाँ अनुवाद की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अनुवाद ने इस शासकीय प्रशासकीय कार्य व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए और गति प्रदान करने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तमाम जो पारंपरिक विषय हैं और आधुनिक विषय हैं, उन सब में अनुवाद और अनुवादक आज महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि भाषाओं के बीच एक सेतु निर्माण का कार्य, पुल बनाने का काम, जोड़ने का काम, संवादात्मकता को जीवित रखने का काम, ये अनुवाद और अनुवादक करते हैं। इस दृष्टि से हम देखें कि शासकीय व्यवस्था में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दृष्टि है, वो शब्दावली से जुड़ी है। शब्द में और शब्दावली में अंतर होता है। शब्द को हम उसके अर्थ से जानते हैं, इसीलिए शब्द की अर्थवत्ता को जानने के लिए हम शब्दकोश की शरण में जाते हैं। किंतु शब्दावली वह एक अर्थ की द्योतक नहीं होती, अपितु वह परिभाषा से निहित अर्थ को स्पष्ट करती है, उसकी व्याख्या करती है। यही कारण है कि अवधारणा जो होती है वो एक विस्तार और व्यापकता से संबद्ध होती है। इसीलिए जितने पारिभाषिक शब्द हैं वो अलग अलग अनुशासनों के हो सकते हैं, शिक्षा में भी हो सकते हैं, ज्ञान विज्ञान में भी हो सकते हैं, तकनीक प्रौद्योगिकी में भी हो सकते हैं,
लेकिन प्रशासन की भी अपनी एक शब्दावली है, कार्यालय के कार्य निष्पादन की अपनी एक शब्दावली है, जिसको वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने निर्मित किया है। 1961 से अब तक की एक सतत प्रक्रिया शब्दावली निर्माण की जारी है। हिंदी में 9 लाख से ज़्यादा पारिभाषिक शब्द हमने बनाए। उनमें टिप्पण है, प्रारूपण है, निदेशक है, अनुभाग है, विभाग है, इकाई है, कुलपति है, कुल सचिव है, और इसी तरह संक्षेपण है, पल्लवन है, पदनाम हैं, विभागों के नाम हैं, अनुभागों के नाम। इन सबको अगर हम देखें, उपाधियों के हिंदीकरण हैं। इन सब के लिए एक महत्वपूर्ण समतुल्य सममूल्य हिंदी अवधारणात्मक शब्दों का निर्धारण ये आयोग का श्रेय है। आयोग ने ही इस पर बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से कार्य किया है। बहुत सी अभिव्यक्तियाँ, बहुत सी प्रयुक्तियाँ, बहुत से प्रतिवेदन, बहुत से सार लेखन, ये सब भी, और यहाँ तक के संक्षिप्ताक्षर जिसको हम एब्रीविएशन कहते हैं, आद्याक्षर जिसको हम इनिशियल्स कहते हैं, इन सब में भी हिंदी शब्दावली का निर्माण ये महत्वपूर्ण पक्ष है। इसलिए प्रशासन में कार्यालयी कार्य निष्पादन और उसकी व्यवस्था में अभिव्यक्तियाँ प्रशासनिक कार्यप्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा होती हैं, जिनको हम अंग्रेजी में रजिस्टर्स के रूप में भी देखते हैं, एक्सप्रेशंस के रूप में भी देखते हैं। वो अभिव्यक्तियाँ कभी कभी कुछ इस तरह के विचार और मूल्यों की प्रतिपादक बन जाती हैं कि उनको आजीवन स्मरण किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है और एक परंपरा स्थापित हो जाती है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रशासनिक कार्य प्रणाली में अभिव्यक्तियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके लेखन की या इनके अनुवाद की एक प्रविधि विशेष तो होती है। इस प्रविधि में किसी भी पक्ष पर, मुद्दे पर जो कार्रवाई की जाती है, जो कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके भी अनेक स्तर होते हैं और जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन सब की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। किसी भी विषय पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना हो, किसी निर्णय तक पहुंचना हो, तो उसमें नीचे से ऊपर तक एक पूरी हायरार्की जिसको कहते हैं, पूरी व्यवस्था होती है और सबके वैचारिकता का महत्व होता है। सबके मतों पर उतनी ही गंभीरता और गरिमा के साथ विचार किया जाता है, ताकि ये सब अभिव्यक्तियाँ, ये सब टिप्पणियाँ किसी भी निर्णय तक पहुँचने में व्यवस्था की मदद करती हैं और जिम्मेदारी भी सभी की बराबर हो जाती है। इसीलिए टिप्पण प्रणाली, नोटिंग जो प्रोसेस है, ये प्रारंभ में ऐसा प्रतीत तो होता है कि ये कार्य पद्धति को, कार्य के निष्कर्ष और निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, गति कम हो जाती है। अगर नीचे से ऊपर तक 10 अधिकारी किसी टिप्पणी को मत विमत से स्थापित या खंडित करते हैं, तो उसमें उनके तर्क भी उपस्थित होते हैं कि किसी भी कार्य
को सकारात्मकता से संपन्न किया जाए तो क्यों, और न किया जाए तो क्यों। इस दृष्टि से ये जो प्रयुक्तियां हैं, ये जो अभिव्यक्तियां हैं, इनकी अंग्रेजी शासन से विरासत में मिली परंपरा तो हमारे पास है, लेकिन उन अभिव्यक्तियों और प्रयुक्तियों के समतुल्य हिंदी की प्रयुक्तियां या अभिव्यक्तियां निर्मित करना मौलिक रूप से या अनूदित रूप से, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसीलिए अधिकारी हो या कर्मचारी, निर्णय तक पहुंचने में मदद करने वाली ये चिंतन मनन प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही इससे कार्य निष्पादन में कुछ विलंब होता है, कुछ गति धीमी रहती है, लेकिन इसमें बहुत से मत, बहुत से विचार, बहुत से तर्क, बहुत सी चिंतन मनन की प्रक्रिया ये शामिल रहती है। निर्णय और निष्कर्ष जो कागज पर होते हैं, जो टिप्पण की प्रक्रिया के माध्यम से उद्घाटित होते हैं, और उन्हीं नोट्स के या टिप्पणियों के आधार पर फिर पत्र आदि की आधारशिला निर्मित होती है। रिपोर्ट, जिनको प्रतिवेदन भी कहते हैं, वो तैयार होती है, और ये सब कुछ इन अभिव्यक्तियों के माध्यम से अंतिम स्थिति तक पहुंचते हैं। अभिव्यक्तियों में भी निर्णयात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं। जो टिप्पणियां हैं वो यदि पक्ष या विपक्ष में तर्क या खंडन से, समर्थन या खंडन से प्रारंभ होती हैं, तो अंतिम छोर तक आते आते एक निर्णय तक पहुंचने में मदद भी करती हैं। इसलिए इन अभिव्यक्तियों का, वो चाहे अंग्रेजी में हो या हिंदी में या राज्य स्तरीय कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाली कार्यालयी भाषा में, किसी भी भाषा में, उनकी भूमिका और महत्ता असंदिग्ध होती है। किसी भी विषय को लेकर, मुद्दे को लेकर किसी भी तरह के निर्णय तक पहुंचना हो, वह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत लिखित होता है, कागज पर होता है, नोटशीट पर होता है, प्रारूप और पत्र के माध्यम से अभिव्यक्ति पाता है, सर्कुलर के माध्यम से, परिपत्र जिसे कहते हैं उनके माध्यम से होता है, मौखिक नहीं होता। क्योंकि शासन प्रशासन में ये निर्णय दस्तावेजी होते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं, प्रमाण होते हैं। मौखिक रूप से लिए गए निर्णयों की कोई सार्थकता नहीं मानी जाती। इसलिए जिस किसी निर्णय तक पहुंचना होता है, उसमें बहुत से कर्मचारियों, अधिकारियों के मत विमत, तर्क वितर्क, इनका उल्लेख होता है, और अंत में जो सर्वोच्च या उच्च पदाधिकारी होता है, वो कोई अंतिम निर्णय लेता है। इस लिखित प्रणाली से लिए गए निर्णय तक पहुंचने के लिए एक सुदीर्घ यात्रा ये तय करनी होती है शासन प्रशासन में, और इस सुदीर्घ यात्रा के कई चरण होते हैं। किसी अधीनस्थ कर्मचारी से, लिपिक से, उच्चाधिकारी तक या निर्णयात्मक अधिकार रखने वाले अधिकारी तक संबद्ध पत्र आदि की फाइल बनती है, और वो फाइल नोटशीट पर यदि प्रारंभ होती है तो वह नीचे से ऊपर तक चलती है, जाती है। एक एक अधिकारी के पास जब वो जाती है तो वो उस टिप्पणी को, उस पूरी विवेचना को पढ़ता है, पढ़कर उस पर निर्णय लेकर अपनी टिप्पणी के बाद आद्याक्षर के साथ
वह उसे अगले अधिकारी यानी उससे बड़े अधिकारी के पास भेजता है और ये प्रक्रिया सतत चलती है तब तक जब तक शीर्षस्थ अधिकारी उस टिप्पण प्रक्रिया के आधार पर प्रस्तावित जिस किसी मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा हुई, विवेचना हुई, तर्क वितर्क हुए, वो तब तक जब तक उस पर निर्णय ना ले ले वो फाइल इसी तरह गतिशील रहती है, चलती रहती है और जब उस पर अंतिम रूप से निर्णय ले लिया जाता है तो फिर वह फाइल एक प्रकार से बंद हो जाती है या वो एक कार्यालयी दस्तावेज बन जाती है। इस तरह स्थिति हो या संदर्भ, इनके अनुसार भाषा व्यवहार सुनिश्चित किया जाता है। किस विषय पर, वो सामाजिक है, वो राष्ट्रीय है, वो सांस्कृतिक है, वो शैक्षिक है, वो क्रय विक्रय से संबद्ध है, वो शासन से जुड़े हुए किसी अनुशासनात्मक संदर्भ से संबद्ध है, इन सब पर विचार करके, इन सब को दृष्टिगत करते हुए ये व्यवहार तय किया जाता है। यानी अभिव्यक्ति लेखन, टिप्पण लेखन कौन प्रारंभ करेगा, किस पद्धति और प्रक्रिया से वो फाइल आगे बढ़ेगी, अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार किसका है, वो फाइल वहाँ कैसे पहुँचेगी और फिर अंतिम निर्णय लेने तक ये क्रिया कैसे पूरी की जाएगी, ये सब चलता रहता है। कभी कभी तो ये अभिव्यक्ति और टिप्पण से युक्त फाइल एक भवन से दूसरे भवन में भी जाती है। केंद्रीय कार्यालय तक भी कभी कभी इस तरह के मसलों पर आदेश लिया जाता है। तो इन सब में भाषा, वो अगर अंग्रेजी में है तो उसका हिंदीकरण, हिंदी में अनुवाद अत्यंत आवश्यक हो जाता है और जब हिंदी में टिप्पणी आदि का अनुवाद करना होता है तो उस मानक शासकीय प्रशासकीय शब्दावली का प्रयोग करते हुए, हिंदी में बोधगम्यता के आधार पर वाक्य विन्यास प्रस्तुत करते हुए, निर्मित करते हुए, ये तमाम तरह के कार्य किए जाते हैं। पूरी परंपरा, जो पूर्व परंपरा है, उसका ध्यान रखते हुए, उसका लाभ उठाते हुए, भले ही वाक्य लिखना हो, वाक्यांश लिखना हो, कभी कभी अभिव्यक्तियों में शब्द भी वाक्य का काम करते हैं। अगर अधिकारी ने अधीनस्थ कर्मचारी को फाइल पर ये लिख दिया कि मिलिए, तो इसका अर्थ है कि इस मुद्दे पर, इस विषय पर आप व्यक्तिगत रूप से अधिकारी के कक्ष में, कार्यालय में आकर संवाद कीजिए, बात कीजिए, चर्चा परिचर्चा कीजिए, ताकि विषय की गंभीरता को अधिकारी समझ सके, उसकी उपादेयता पर विचार कर सकें और फिर वो कर्मचारी उस फाइल के साथ उस अधिकारी के कार्यालय में, उसके कक्ष में जाता भी है। अब लिख दिया, देख लिया, कभी कभी लिख दिया जाता है फाइल करें, है ना। ये एक शब्द या दो शब्द वाक्य का काम करते हैं। शासन में, प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग अंग्रेजी, हिंदी में या किसी भी भाषा में किया जाता है, वो बड़ी कम्पैक्ट, बड़ी सुगठित भाषा होती है। अनर्गल अवांछित विस्तार की गुंजाइश उसमें नहीं होती, संक्षिप्त होती है, विषयनिष्ठ होती है, बोधगम्य होती है, सहज होती है। अब अगर अंग्रेजी में इस तरह के शब्द हैं तो हिंदी में भी उसी प्रकार के शब्द सुनिश्चित करना, अनुवाद करना, ये जिम्मेदारी कार्यालयी अनुवाद में बन जाती है। इसलिए ये जो प्रशासनिक अभिव्यक्तियां हैं, प्रणाली, जो टिप्पणियां हैं, वाक्य या वाक्यांश हैं, उनमें पूर्व परंपरा का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कार्यालय से जुड़े हुए
शीर्षस्थ अधिकारी जो भले ही सेवानिवृत्त हो गए हों, जो भले ही स्थानांतरित हो गए हों, अगर उनके द्वारा लिखी हुई पुरानी टिप्पणियां हैं, पुराने वाक्यांश हैं, तो उनको देखा भी जाता है, उनसे लाभान्वित भी हुआ जाता है। परतंत्र भारत में अंग्रेज शासकों द्वारा अंग्रेजी के माध्यम से चल रही जो प्रशासनिक व्यवस्था स्वतंत्र भारत को विरासत में मिली थी। हम जानते हैं कि लगभग 150-200 वर्ष तक जो अंग्रेजी शासकों ने हम पर शासन किया, तो समस्त कार्यों के निष्पादन की भाषा अंग्रेजी को बना दिया। जबकि उससे पहले जो मध्यकालीन भारत है, उसमें शासन प्रशासन की या कार्यालयी समस्त दायित्वों के निर्वाह की भाषा, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हम कार्यालयी भाषा कहते हैं, मुगल काल में वो पर्शियन थी, फारसी थी। तो कई शताब्दियों तक, 3-4-5 शताब्दियों तक ये शासन प्रशासन फारसी में चला, अरबी उर्दू की सहायता से चला। लेकिन अंग्रेज काबिज हुए तो फिर ये अंग्रेजी में चला। इसलिए जो भारत का इस परतंत्रता का समय था, अवधि थी, उसमें मुगलों के बाद अंग्रेजी शासकों ने हम पर शासन किया और कार्यों के निष्पादन की भाषा, माध्यम अंग्रेजी को बनाया। शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, विज्ञान, शासन प्रशासन सभी में। तो प्रशासनिक व्यवस्था स्वतंत्र भारत को, यानी आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब हम विमर्श कर रहे थे कि कौन सी भाषा में देश चलाएं, तो क्योंकि हमारी अपनी किसी भी भाषा में बहुभाषा भाषी, बहुसांस्कृतिक देश होने के बाद भी सैकड़ों भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां होने के बावजूद हमारे पास शासकीय कार्यों के निष्पादन की अपनी कोई भाषा नहीं थी, क्योंकि उससे हम पर शासन करने वाले शासकों ने दूर रखा हमें हमारी भाषाओं से। ये तो सुखद संयोग है, ईश्वरीय अनुकंपा है कि बहुत से हिंदी के कवियों ने हिंदी की 18 बोलियों में जो लेखन किया, वो भले ही साहित्यिक सृजन था, लेकिन वो किया और ये भाषाएं जीवित रहीं, बच गईं। अन्यथा, क्योंकि भाषा तो अभ्यास की वस्तु है, और ऐसा कहते हैं कि यदि दृष्टि से दूर तो दिमाग से दूर। ये तो भाषा साहित्य की रचनाओं के माध्यम से हमारे भारतीय समाज के सामने उपस्थित रही। महाकाव्यात्मक रचनाएं तक हमारे कवियों ने अपने आश्रम में, अपने घरों में, अपनी झोंपड़ियों में बैठकर साहित्य सृजन किया, तो भाषाएं बच गईं। लेकिन आज़ाद देश 47 के बाद के भारत को विरासत में जो प्रशासकीय व्यवस्था मिली, प्रशासकीय कार्यों के निष्पादन की जो भाषा मिली, वह अंग्रेजी थी। और उस अंग्रेजी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर हमने हिंदी में अनुवाद करने की एक बाध्यता, इसको स्वीकार कर लिया। इसलिए अनुवाद को हिंदी में सामग्री उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम बना लिया गया, क्योंकि द्विभाषिकता के प्रावधान भारतीय संविधान में कर लिए गए और ये मान लिया गया कि स्वतंत्र राष्ट्र में कार्यों का निष्पादन देश की अपनी भाषा में होना चाहिए। अब हम अंग्रेजी में या फारसी में तो शासन नहीं करेंगे जब हम आज़ाद हैं। तो परिणाम ये हुआ कि जब तक हिंदी में स्वतंत्र और मौलिक रूप से कार्य करने में हम सक्षम और समर्थ ना हो जाए, तब तक हम अंग्रेजी की बैसाखियाँ पकड़ें, अंग्रेजी के माध्यम से हम कार्य को आगे बढ़ाएं, किंतु धीरे धीरे हिंदी में हम उनके समतुल्य, चाहे शब्दावली हो, चाहे प्रयुक्तियाँ हों, चाहे मुहावरे लोकोक्तियाँ हों, चाहे वाक्यांश हों, इन सब का निर्माण करते रहें। तो हिंदी माध्यम के रूप में अनुवाद को हमने एक प्रकार से साधन बनाया। समस्त शासकीय प्रशासकीय
कार्य निष्पादन में हिंदी में लिखित अभिव्यक्तियों की एक रूपता के लिए हमें अंग्रेजी लिखित अभिव्यक्तियों के समतुल्य रूप हिंदी में निर्मित करने पड़े। हमारी अनुवाद के कारण, अनुवाद के द्वारा हिंदी में अनूदित होने वाली टिप्पणियों और अभिव्यक्तियों के लिए, मुहावरे, लोकोक्तियों के लिए, वाक्य और वाक्यांशों के लिए एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, यह रहनी चाहिए। इसीलिए हमने हिंदी में उसी भाव को संरक्षित रखने का, यथारूप अभिव्यक्ति प्राप्त हो सके, इस तरह की भाषा हिंदी में तैयार करने का ये निर्णय लिया था। तो ये तो कह ही सकते हैं कि प्रशासनिक कार्य निष्पादन में हिंदी में लिखित अभिव्यक्तियों की एक रूपता जैसी अंग्रेजी में है, वही यूनिफॉर्मिटी हमें हिंदी में उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए हमने समतुल्य और सममूल्य हिंदी की अभिव्यक्तियाँ, हिंदी की टिप्पणियाँ, इनके निर्माण का बीड़ा उठाया और बड़ी मात्रा में हम लोग उसमें सफलता प्राप्त कर सके। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।